हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। अभी हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, क्लास 8 का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। क्या फोर्स एंड प्रेशर, उसमें हम कौन सी हेडिंग पढ़ रहे थे? फोर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। अब फोर्स में हमने क्या पढ़ा था? फोर्स होता क्या है, यानी पुश एंड पुल। फोर्स के टाइप्स क्या हैं वो हमने ब्रीफली पढ़ा था। अभी हमने डिटेल्स में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ये हमें दे रखा है। तो हम पढ़ रहे थे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। दो टाइप्स थे, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। व्हेन टू बॉडीज कम्स इन कॉन्टैक्ट, फॉर द फोर्स अप्लाइड ऑन देम इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं, यानी कि दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट में हैं, और उनके कॉन्टैक्ट में होने के कारण जो फोर्स बन रहा है उनके बीच में, वो क्या कहलाता है? हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के जो टाइप्स हैं हम उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट टाइप क्या है? मस्कुलर फोर्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप है आपका मस्कुलर फोर्स। इसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में आ रहा है मसल्स। क्या? मसल्स। यानी कि जो फोर्स मसल्स यानी कि किसी भी लिविंग बॉडी द्वारा अप्लाई किया जा रहा हो उसको हम क्या कह देंगे? मस्कुलर फोर्स कह देंगे। जैसे कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय ह्यूमन और एनिमल, यानी कि लिविंग बीइंग बॉडी बाय यूज ऑफ मसल्स, ठीक है। देखो द फोर्स एक्सर्टेड बाय ह्यूमन और एनिमल बॉडी बाय द यूज ऑफ मसल्स, मसल्स के द्वारा यूज हो रहा है। और किसके लिए मसल्स यूज हो रही हैं? फोर्स जनरेट करने के लिए आपकी मसल्स यूज हो रही हैं। एग्जाम्पल प्लोइंग। प्लोइंग आपने पढ़ा था आपके चैप्टर नंबर 1 में। प्लोइंग क्या होता है? खेत की क्या करना? एक तरह से क्या होना, खेत को लेवल करना, ये सब आता है प्लोइंग में। अब प्लोइंग करने के लिए आपने दो मेथड पढ़े थे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो जो ट्रेडिशनल मेथड होता था उसमें जो हल कैसे चलाते थे लोग, उसको खींच कर ले जाते थे, क्या करते थे? पुल करते थे। मैं यहाँ पे आपको एक इमेज भी दिखा दूंगी इस चीज़ की। तो वो लोग पुल करते थे उसको, प्लो को। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, तो वो जो प्लो करते थे वो किस फोर्स के द्वारा? अपनी बाजुओं के दम पे ही तो करते थे, बाजुओं के बल, यानी कि बाहुबल, ठीक है। तो बाजुओं के बल में क्या प्लो करते थे। दूसरा लोड पुलिंग। लोड पुलिंग क्या होता है? कोई भी हमें लोड मिला, कोई भी हमें सामान मिला जिसमें थोड़ा वजन था, जिसमें थोड़ा मास था, उसको हमें पुल करना है। पुल करेंगे तो क्या करेंगे? क्या हो रहा है वहाँ पे? हम लोड को अपने हाथों से पुल कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? हमारे मसल्स का यूज हो रहा है, यानी कि मस्कुलर फोर्स हमारा यूज हो रहा है। आई होप आपको ये समझ आया। सेकेंड हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, यानी कि गति को रोकने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश कर? उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है। व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट पे हैं तो वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वहाँ पे मोशन में है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। अब एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम इसको? बाइसिकल स्टॉप्स मोशन इवेंचुअली व्हेन नॉट पैडल्ड। देखिए आप मस्कुलर फोर्स का यूज करके क्या कर रहे हो? पैडल कर रहे हो अपनी साइकिल को, ठीक है। पैडल चला रहे हो आप, अपने लेग्स मसल को यूज करके फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे ही आप अपने लेग्स को स्टॉप करोगे, यानी कि पैडलिंग को स्टॉप कर दोगे, क्या होगा? थोड़ी दूर तक क्या चलेगी? साइकिल चलती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी? उसकी स्पीड कम होगी और वो एक टाइम पे क्या हो जाएगी? रुक जाएगी पूरी तरह। वो रुकी क्यों? आपको पता है वो रुकी इसलिए क्योंकि रोड और जो टायर होते हैं साइकिल के, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। जैसे ये आपका रोड है, ये कैसा है? रफ होता है। कैसा सरफेस होता है? रफ सरफेस। जो आपके बाइसाइकिल के टायर्स हैं उन पे क्या लगे होते हैं? आपने इस तरह के प्रोजेक्शन देखे हैं? ये क्या होते हैं? ये आपके टायर के लिए ग्रिप बनाने के लिए होते हैं, ठीक है। रोड के साथ ग्रिप बनाने के लिए, जिससे कि आपकी साइकिल स्लाइड ना हो जाए। तो ये ग्रिप जो होती है, इन दोनों में, ग्रिप और रोड में क्या होता है? फ्रिक्शन क्रिएट होता है और ये क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं एक टाइम के बाद, जब हम पेडल इसको नहीं करते। अगर मैंने मान लिया, दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं, अगर मैंने सरफेस चेंज कर दिया, कैसा कर दिया? रोड एकदम चिकना है, क्या एकदम स्मूथ रोड है। आपने क्या किया? अब ये ग्रिप का कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि एक तरफ ग्रिप है, एक तरफ बिल्कुल स्मूथ है, तो ग्रिप पड़ेगी किस पे? देखो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, अगर ग्रिप ऐसे है तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को भी तो ऐसा होना चाहिए, तभी तो ग्रिप बन जाएगी।
अगर एक स्मूथ होगा, ये अगर स्मूथ है तो ऊपर कितना भी कुछ हो ग्रिप के लिए कुछ नहीं होगा। तो अगर हम ऐसे स्मूथ सरफेस पे क्या करेंगे, साइकिलिंग कर रहे होंगे तो क्या होता है, हमारा पैर फिसल जाता है, सॉरी पैर नहीं, हमारा टायर जो होता है वो रपट जाता है, यानी कि फिसल जाता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपकी जो स्लीपर्स होती हैं यानी कि चप्पल होती हैं, उसके सोल के नीचे क्या बने होते हैं, काफ़ी सारे पैटर्न्स बने होते हैं, काफ़ी सारी डिज़ाइंस बनी होती हैं। वो डिज़ाइंस किसके लिए होती हैं, क्योंकि आप बताइए पैर के चप्पल के नीचे तो कोई देखेगा नहीं कि कैसी डिज़ाइन बनी हुई है, लेकिन उनका कुछ काम होता है। क्या काम होता है, वो हमारे ग्राउंड के साथ क्या बनाए रखती हैं, ग्रिप बनाए रखती हैं और हमें फिसलने से बचाती हैं। अगर ऐसा होता है कि जब हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया चप्पल्स का, यानी कि स्लीपर्स का हमने बहुत यूज़ कर लिया, वो नीचे से क्या हो गई, टर्न आउट हो गई, यानी कि घिस गई हैं वो पूरी तरह, तो हम अगर वॉशरूम में जाएंगे, जैसे वॉशरूम किचन, इनके जो स्लाइड, इनका जो फ्लोर होता है वो कैसा होता है, मार्बल का होता है मोस्टली, तो क्या होगा कि वहाँ जाते ही हमारी जो चप्पल है उसकी तो ग्रिप खो गई है, अब वो टर्न आउट हो गई है, तो क्या होगा, स्मूथ सरफेस पर, स्मूथ सरफेस की चप्पल है तो आपका फिसलना तय हो जाएगा। तो वो इसीलिए होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना भारी मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि उसके फिसलने के चांसेस कम है। फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है तो उसके फिसलने के चांसेस कम है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके मोशन को अपोज कर देगा, मतलब उसको रोक देगा मोशन करने से। दूसरा, नेचर ऑफ द सरफेस, अगर रफ सरफेस है तो क्या होगा, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि वो ग्रिप बनाएगा। अगर स्मूथ सरफेस है तो स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, लाइट बॉडी पर फ्रिक्शन काम बहुत कम करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ज़्यादा अपोजिशन फोर्स लगेगा। अब हम थर्ड पढ़ेंगे मैकेनिकल फोर्स। ये मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, द फोर्स जनरेटेड बाय अ मशीन टू पुल और पुश एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए या पुश करने के लिए किसके द्वारा हमने फोर्स लगाया है, मशीन के द्वारा लगाया है, उसको बोलेंगे हम मैकेनिकल फोर्स। क्या बोलेंगे, मैकेनिकल फोर्स। एग्जाम्पल अगर हम दें, इनसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पुली जैसे मैंने यहाँ शो किया है, पानी निकल रहा है, क्या कर रहे हैं हम, पानी निकाल रहे हैं, किस में से, वेल में से, यानी कि कुएं में से, ठीक है। तो उसको देखो, बाल्टी को अगर हम डायरेक्टली खींचेंगे तो हमारे मसल में पेन हो जाएगा, हमें ज़्यादा भारी लगेगा वो, लेकिन हमने किसका यूज़ किया होता है, पुली का किया होता है, जिससे कि क्या हो रहा होता है, जल्दी से वो पानी ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है, अगर हमने वहाँ उसकी जगह हाथों का यूज़ किया होता तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता, तो हमने एक मशीन यानी कि पुली की हेल्प से क्या किया, फोर्स को कम कर दिया, अपने ऊपर लगने वाले फोर्स को कम कर दिया। ऐसे ही यूजिंग क्रेन्स, आपको पता है क्रेन्स किस काम में आती है, जैसे कोई ट्रक है वो अटक गया, ट्रैक्टर है वो अटक गया है, तो उनको निकालने के लिए क्या आती हैं, क्रेन्स आती हैं। क्रेन्स उसमें उसको आसानी से क्या कर देती हैं, उसको ऊपर उठा के और बाहर निकाल के रख देती हैं जहाँ भी फंसा होता है वहाँ से। तो क्या होता है उसका मतलब कि जो ज़्यादा लोड है, हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको कैसे, मैन पावर से तो नहीं हटा सकते, तो क्या क्रेन का यूज़ करते हैं, मशीन का यूज़ करते हैं, उससे वो आसानी से, उसके फोर्स से क्या वो आसानी से निकल के बाहर आ जाता है। जेसीबी, अगर हमें क्या करना होता है, मिट्टी खोदनी होती है या फिर क्या करना होता है, कुछ भी मिट्टी खोदने के लिए अगर हम माने तो मिट्टी खोदना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, हथौड़े नहीं, मतलब फावड़े से मिट्टी खोदना काफ़ी लोगों का काम हो जाएगा। वहीं जब जेसीबी ऐसा करती है तो काफ़ी लोगों का काम क्या हो जाता है, कुछ चंद लोग ही आराम से मिलके कर लेते हैं। सीजर, आपको अगर बोला जाए कि कपड़े को, किसी भी क्लॉथ को पीसेस में डिवाइड कर दो, तो अगर वो कपड़ा थोड़ा सा भी मजबूत हुआ तो हमसे वो नहीं हो पाएगा, लेकिन सीजर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं आसानी। सीजर क्या है, यहाँ पे एक मशीन है। चौथा, ट्रैक्टर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं अपने फील्ड्स की, खेतों की। अगर मैंने आपको मस्कुलर फोर्स से अगर आपको समझाया था तो यहाँ प्लोइंग बहुत हार्ड हो रही थी, क्योंकि या तो एनिमल्स प्लो कर रहे थे, या तो एनिमल्स से हल जोता जा रहा था, या किसान कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैक्टर्स आ गए, जो फोर्स ह्यूमन बॉडी को लगाना पड़ रहा था या एनिमल बॉडी को लगाना पड़ता था, वो किसके द्वारा लगाने लग गए, ट्रैक्टर्स द्वारा। तो आई होप यहाँ तक आपको एक बार समझा देती हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स के क्या क्या टाइप्स हैं। मस्कुलर फोर्स जो मसल्स के द्वारा होता है, फ्रिक्शनल जो मोशन को अपोज करता है, मैकेनिकल जो मशीन्स के द्वारा फोर्स अप्लाई करते हैं हम। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। आगे हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं इसको समझना। द फोर्सेस दैट डू नॉट नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडीज टू जनरेट इट्स फोर्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है
वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होंगे, यानी कि एक दूसरे से टच नहीं हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, कुछ न्यूटन का फोर्स उनके बीच में एक्सर्ट हो रहा होगा। फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें सबको पता है, न्यूटन ने किसकी खोज की थी, ग्रेविटी की खोज की थी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, यानी कि वो फोर्स जिसके द्वारा जो हमारी पृथ्वी है वो हर एक ऑब्जेक्ट को जो पृथ्वी के ऊपर है उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रही है। क्या कर रही है, पुल कर रही है, अपनी ओर खींच रही है, अपने से दूर नहीं जाने दे रही, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ मैं आपको। आप कोई भी चीज़ को अपने से दूर फेंक रहे हैं, ठीक है, अपने से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, वो जो चीज़ है कहाँ आएगी, लौटकर पृथ्वी की तरफ आएगी। क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ज़रूरी नहीं कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में ही होगा, अर्थ पर प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में क्या क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। क्या, मैग्नेटिक फोर्स, इसके नाम से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, मैग्नेट द्वारा जो फोर्स बनाया जा रहा है वो है द फोर्स exerted by magnets on each other on the or the magnetic substance like iron, nickel, etc. अब इसमें मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जो फोर्स दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में होता है, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में होता है, कौन से मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अब देखिए साउथ पोल नॉर्थ पोल दो मैग्नेट्स ली हमने, मैं यहाँ फिगर दिखाऊंगी आपको, यहाँ एक आपको डायग्राम में पता चलेगा, हमने दो मैग्नेट्स ली, ठीक है। उनमें अट्रैक्शन कब होगा, उनमें यानी कि वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कब में कैसे बनाएंगे, देखो दो मैग्नेट ली मैंने, ठीक है, इसका साउथ पोल इसका नॉर्थ पोल, यानी कि ये कैसे पोल्स है, अपोजिट पोल्स हैं। अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, क्या ये दोनों पोल्स हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर मैंने यहाँ साउथ पोल ले लिया या फिर नॉर्थ पोल ले लिया तो क्या होगा, ये दोनों जो पोल होंगे एक दूसरे से रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को अपने पास से पुश करेंगे, दूर फेंक देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब देखिए मैग्नेट के बीच में तो हमने समझ लिया, लेकिन हमें पता है अगर मैं मैग्नेट को लूँ और किसी वुडन ब्लॉक को, मतलब लकड़ी के किसी भी टुकड़े को क्या करूँ, उससे चिपकाने की कोशिश करूँ, उसमें फोर्स जनरेट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो वुड है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। वहीं अगर मैं लेती हूँ आयरन या निकल, आयरन और निकल क्या होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, और इसीलिए क्या हो जाता है, मैग्नेट के साथ इनका मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है और इनका अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो का मतलब आप समझ रहे हो इलेक्ट्रॉन से, यानी कि चार्ज। द फोर्स एक्सर्टेड बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडीज ऑन अनचार्ज बॉडीज। देखिए चार्ज बॉडीज क्या होती हैं और ये अनचार्ज बॉडीज क्या होती हैं, इसको हम समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। क्या एग्जांपल लेंगे, हमने कोई भी बलून फुलाया, ठीक है, कोई भी बलून फुलाया, वो किससे बना होता है, रबड़ बॉडी से बना होता है, रबड़ होती है वो एक तरह से। अब उसके बाद क्या हुआ, फुलाने के बाद हमने उसे अपने हेड पर घिसा, यानी कि अपने हेयर्स पर क्या किया, उस बलून को रब करा। रब करने के बाद उसमें या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, बलून के ऊपर क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। अब आपकी जो वॉल्स हैं, अपने कमरे की वॉल्स देखिए, वो अनचार्ज होती हैं, उनमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। अब चार्ज नहीं होता तो अब उसमें क्या हो गया, द फोर्स एग्जिस्टेड बाय चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी कौन है, बलून है। चार्ज बॉडी कौन है, बलून है। ऑन अनचार्ज बॉडी यानी कि वॉल पर। अब देखो चार्ज बॉडी ने अनचार्ज बॉडी पर क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया और ये क्या हो गया, इससे स्टिक करने लगेगा, इसके पास जाके उससे चिपकने लगेगा दीवार पर, ठीक है। और एक और एग्जांपल अगर हम लें, बिट्स ऑफ पेपर बाय रूलर। हमने कोई रूलर लिया यानी कि स्केल लिया, अपने बालों पर रब किया, उसको बालों पर रब करने के बाद अगर हम उसको पेपर के पास छोटे छोटे टुकड़े करेंगे पेपर्स के, और उसके पास अगर हम उस रूलर को लेके जाएंगे, स्केल को लेके जाएंगे, तो क्या होगा, स्केल की तरफ क्या अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। द फोर्स अप्लाइड बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि आप देखिए यहाँ समझाती हूँ मैं आपको
कोई भी एटम होता है, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब केमिस्ट्री की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसके फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। एटम किससे मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, इसके आसपास ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है नेगेटिव। वहीं इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स का मतलब है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये एकदम न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप से बाइंड करके रख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को दूर नहीं जाने दे रहा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये जो न्यूक्लियस बना है ना, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो चार्ज हो रहा है, उसके द्वारा क्या हो रहा है, वो एक न्यूक्लियस में बाउंड हो पा रहे हैं और अपने जगह से अलग अलग नहीं भटक रहे हैं। यानी कि एक एटम को बंधे हुए रखने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ होना ज़रूरी है और इलेक्ट्रॉन्स का उनके आसपास क्या करना, ऑर्बिट में चक्कर लगाना, ठीक है। दिस इज हाई स्ट्रेंथ बट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अब आपको पता है जो एटम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, हम उसको नेकेड आइज से अपनी देख भी नहीं सकते, तो इसका जो फोर्स होता है वो तो बहुत स्ट्रांग होता है, फोर्स अल्टीमेटली बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन कितनी डिस्टेंस के लिए होता है, वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। तो हम अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तो वी कैन से न्यूक्लियर फोर्स, बट वी कांट से दैट के मतलब ये हर जगह काम करेगा, ये सिर्फ एटम्स के मतलब ऊपर ही काम करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स होता है। इसमें आपने क्या पढ़ा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपने पढ़ ली है, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे अपना रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। अब ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इधर देखिए, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, जब एक ही बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस क्या कर रहे होते हैं, एक बार में लग रहे होते हैं एट द सेम टाइम, यानी कि एक समय पर एक बॉडी पर एक कितने फोर्सेस, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे होते हैं, द टोटल इफेक्टिव फोर्स, यानी कि उन सब का मिलाकर कितना फोर्स उस बॉडी पर लग रहा है, उसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। एक और बार समझिए, एक ही समय पर एक ही ऑब्जेक्ट पर जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे होते हैं, ठीक है, उन दोनों फोर्सेस या उन दो से ज़्यादा फोर्सेस को साथ में मिलाकर उनको मिलाकर कितना फोर्स उस बॉडी पर लग रहा है, उसको कहते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स। तो हम इसको दो केसेस में समझेंगे, ठीक है। केस वन, व्हेन फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन से आप ऐसा ना समझना कि इधर और इधर, ऐसा कुछ नहीं है। सेम डायरेक्शन से यहाँ क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ, यहाँ मैंने मान लिया कि 2N यानी कि 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन से और 3N फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन से। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 5N लग रहा है टोटली, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 2N प्लस, क्योंकि डायरेक्शन सेम है फोर्स की तो हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, सारा फोर्स इसी पे जा रहा है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि किसी फोर्स को यहाँ से कहीं फोर्स कम हो रहा हो, कम तो नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा है दोनों साइड से। तो क्या होगा, 2N प्लस 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, यानी कि कंबाइंड फोर्स इनका 5 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन। यानी कि जब दोनों फोर्स, दो या दो से ज़्यादा फोर्स सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, लग रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं सभी फोर्सेस का, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे केस सेकंड। केस सेकंड पढ़ेंगे व्हेन फोर्सेस आर इन द डिफरेंट डायरेक्शन। अब इस बॉक्स पे फोर्सेस को देखिए, एक फोर्स लग रहा है इस पर 2 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का, और एक फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि बॉक्स से अदर डायरेक्शन में लग रहा है 3 न्यूटन का, बॉक्स के द्वारा लग रहा है, हो सकता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि ये वाला जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रहा, वो किस पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, तो इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम टोटल फोर्स लिखेंगे, पहले क्या आएगा, इधर से समझाती हूँ। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 2N प्लस 3N कितना हो गया, 5N। इनका हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, हमने पहले भी मैग्नीट्यूड ही निकाला था। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि इफेक्टिवनेस कितनी है उस फोर्स की, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसको बोलेंगे। 5N हो गया कंबाइन करके, अब क्या हो गया, 3N क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी कि इससे दूर जा रहा है वो फोर्स, इसकी तरफ, इस पर नहीं लग रहा, तो हम क्या कर देंगे, -3N और प्लस, ये तो इसी की तरफ, इस ऑब्जेक्ट पे ही लग रहा है ना 2N वाला फोर्स, 2 न्यूटन वाला, तो इसको कर देंगे +2N। अब मुझे बताइए 5 - 3N कितना हो जाएगा, 2N इज इक्वल टू 2N प्लस 2N ये वाला कितना हो गया, 4N। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 4N हो गया। इस बॉक्स पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना
मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, 4n मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। आप आगे हम बात करेंगे बैलेंस और इम्बैलेंस फोर्सेस की, ठीक है, उसको और देख लेते हैं एक बार, फिर चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्सेस के बारे में। बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं ये देखिए, व्हेन रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, जीरो कब होगा रिजल्टेंट फोर्स? अभी हमने देखा केस 1 में क्या हुआ था, प्लस हो रहे थे, केस 2 में क्या हो रहा था, जो फोर्स दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था वो क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। अब हम रिजल्टेंट फोर्स को समझेंगे एक एग्जांपल से। जैसे ये आपका रस्साकसी वाला गेम हो रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे इक्वल फोर्सेस के आदमी लगा दिए, यानी कि 4 इधर लगा दिए और 4 हमने इधर लगा दिए। ओके, अब देखो 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ से, ठीक है, ओ सॉरी इधर वाली डायरेक्शन में दूर जा रहा है, और 4 डायरेक्शन में ये अपनी तरफ खींच रहे हैं इसको, 4 न्यूटन का इधर से लग रहा है, यानी कि 4 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन हो गया इज इक्वल्स टू 0 हो गया रिजल्टेंट फोर्स। अब क्या ये जो यहाँ पे ये जो रिबन लग रहा है इस लाइन को क्रॉस कर पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो बॉडी विल नॉट शो द मोशन, यानी कि यहाँ से इसका मोशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, किसी भी डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा है। अगर किसी भी डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों साइड से इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो हमारी बॉडी है वो कोई बॉडी यानी कि कोई भी चीज़ जिसमें 2 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इक्वल अमाउंट का, तो क्या नहीं करेगी, मोशन शो नहीं करेगी। अगर हम इसी चीज़ को इम्बैलेंस फोर्सेस में देखें, इम्बैलेंस फोर्स इन द सेंस देखिए, रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट 0, रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें क्या लग रहा होगा, एक्स्ट्रा फोर्स होगा, जिसकी वजह से क्या, दैट विल कॉज अ चेंज इन मोशन, यानी कि उसका जो मोशन है वो चेंज हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा, यानी कि यही एग्जांपल अगर हम यहाँ लेते हैं, हमने क्या किया, रिबन बांध दिया है यहाँ पे, ये हमारी डेडलाइन है कि इससे इधर चला गया तो ये जीत जाएंगे, इससे इधर चला गया तो ये जीतेंगे। हमने यहाँ लगा दिए अपने 3 न्यूटन, ठीक है, 3 न्यूटन का, एक न्यूटन का ये क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा, सॉरी फोर्स लगा रहे हैं अपनी ओर, उधर की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं। इधर हमने लगाया, बंदे तो हमने कितने खड़े कर दिए, 4 खड़े कर दिए, बंदे 4 खड़े कर दिए, लेकिन कैसे कर दिए, कमज़ोर बंदे खड़े कर दिए। ये बॉडी बिल्डर हैं, ये तीनों कैसे हैं, बॉडी बिल्डर हैं, ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये कैसे हैं, कमज़ोर बंदे हैं, क्या कहते हैं, कमज़ोर लेग पीस है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, इन पे सिर्फ लगा हमारा कितने न्यूटन का फोर्स, मान लिया 2.5 न्यूटन का फोर्स लग पाया इनसे, कितने न्यूटन का, 2.5 न्यूटन का। तो अब देखो इधर की साइड में, अब इनकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, 3n माइनस 2.5n कितना हो गया, 0.5n, यानी कि 0.5n आ रहा है इसका रिजल्टेंट फोर्स, 0 नहीं आ रहा। तो क्या होगा, अब ये रिबन ये लोग खींच के ये रिबन कौन खींच के ले जाएगा, यही 3 लोग। दिखने में ये 4 है, ये 3 है, लेकिन इनका फोर्स ज़्यादा है, ये ज़्यादा ताकतवर है, तो ये लोग खींच के ले जाएंगे, यानी कि ये टीम क्या हो जाएगी, विनर हो जाएगी, ये फीता इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स जब 0 नहीं होता तो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस फोर्स होता है, और इम्बैलेंस फोर्स होने के लिए कारण ही मूवमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। बैलेंस फोर्स कब कहा जाएगा, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि दोनों साइड से क्या लग रहा हो, इक्वल फोर्स लग रहा हो, बॉडी में कोई भी मूवमेंट इधर उधर नहीं हो रहा हो, कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट ना हो रहा हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, दोनों फोर्स कैसे हों, इक्वल हो। इससे आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने ये समझाया 4n ऐसे इक्विलिब्रियम में ये आपकी बॉडी चली जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ तक हमारा क्या चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारा फोर्स जो टॉपिक है चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। यहाँ आपने बैलेंस इम्बैलेंस फोर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ गया है, तो आप लाइक करेंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अपने दोस्तों को, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या फिर आपके दोस्त हैं, उनको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।